हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्राइम स्टूडियोज में। आज की कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने अमेरिका के हिस्ट्री की सबसे बड़ी गांजा स्मगलिंग को अंजाम दिया। ये स्मगलिंग इतनी बड़ी थी कि इसमें कई टन गांजा अमेरिका लाया गया, और वो भी तब जब FBI और DEA को स्मगलिंग के बारे में पहले से ही पता था। और इतना सब कुछ मालूम होने के बाद भी वो स्मगलिंग को रोक नहीं पाए। इस स्मगलिंग को इतने हैरतअंगेज तरीके से अंजाम दिया गया कि DEA और FBI को पूरे 6 साल लग गए इस स्मगलिंग के मास्टरमाइंड को पकड़ने में। तो आखिर कौन था ये शख्स, कैसे इसने इतनी बड़ी स्मगलिंग को अंजाम दिया और कैसे ये पुलिस के हाथ लगा, ये जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। कहानी शुरू होती है वॉशिंगटन से। 80s का दशक होने की वजह से पूरे अमेरिका में ड्रग्स की स्मगलिंग की एक्टिविटीज अपना जोर पकड़ रही थी। ये वो दौर था जब अमेरिका में ज्यादातर ड्रग्स थाईलैंड और गोल्डन ट्रायंगल से स्मगल किए जाते थे, और इसे वॉशिंगटन में लाने के लिए वॉशिंगटन कोस्ट लाइन का इस्तेमाल किया जाता था। ये वो दौर था जब वॉशिंगटन कोस्ट लाइन पर फिशिंग बिजनेसेस अपने चरम पर थे, जिसकी वजह से वहां दिन भर बोट्स में मछलियों का आना जाना लगा रहता था। और इसी का फायदा उठाकर ये स्मगलर्स वॉशिंगटन बंदरगाह के रास्ते ये ड्रग्स अमेरिका में स्मगल करते थे। हालांकि ज्यादातर बोट्स मछलियां पकड़ने और आने जाने के लिए वहां के कॉमन रूट का इस्तेमाल किया करते थे, मगर कुछ बोट्स ऐसे भी थे जो उल्टे रास्ते पर अलास्का की तरफ जाते थे मछलियां पकड़ने के लिए। और इस बात ने DEA का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। अब DEA को ये शक होने लगा कि हो ना हो इन बोट्स के जरिए ड्रग्स को अमेरिका में स्मगल किया जाता है, और इसीलिए DEA ने अलास्का की तरफ जाने वाली बोट्स पर नजर रखना शुरू कर दिया और उन रूट्स पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी। इस ऑपरेशन में DEA का साथ दे रही थी ड्रग्स इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स, जिसका काम था दुनिया में कहीं भी होने वाले ड्रग्स ऑपरेशन को पकड़ना और उन्हें रोकना। अब DEA और ड्रग्स इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स 24 घंटे बोट्स और अलास्का की तरफ जाने वाली रूट्स पर नजर रखने लगी। मगर इतनी टाइट सर्विलांस के बाद भी एक शख्स था जो अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर DEA की नाक के नीचे अमेरिका की सबसे बड़ी स्मगलिंग को अंजाम दिया। इस शख्स ने 2 बड़े बड़े गांजे से भरे शिपमेंट्स अमेरिका में स्मगल किए, जिनका वजन कई टन था। पहला शिपमेंट वॉशिंगटन में सन 1986 में स्मगल किया गया, जिसका वजन था 25 टन, और दूसरा शिपमेंट सन 1988 में लाया गया, जिसका वजन था 42 टन। महज 24 महीनों के अंदर ही वॉशिंगटन में 67 टन का गांजा स्मगल किया जा चुका था, वो भी तब जब DEA लगातार सारी बोट्स और रूट पर नजर रखे हुए थे। और इस बात ने DEA के बड़े बड़े ऑफिसर्स की नींद उड़ा रखी थी। इस स्मगलिंग को इतनी सफाई और प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिया गया कि DEA को लगने लगा कि ये किसी छोटे मोटे गिरोह का काम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का काम है। इस पूरे स्मगलिंग से होने वाली कमाई इतनी ज्यादा थी कि इसे जिसने भी सुना वो हैरत में पड़ गया। महज 2 शिपमेंट की ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और दूसरे खर्चे हटाने के बाद इसमें होने वाला प्रॉफिट था $55 मिलियन। मगर ये बढ़ता हुआ प्रॉफिट उस स्मगलर के लिए मुसीबत बनता जा रहा था, और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने सारे कैश को कहां और कैसे सेटल करे। इस पूरी स्मगलिंग के मास्टरमाइंड का नाम था ब्रायन ओडी। क्योंकि ब्रायन ओडी एक बेहतर जिंदगी पाना चाहता था, इसीलिए सन 1985 से ही वो गैर कानूनी काम को अंजाम देना शुरू कर देता है, जिसमें वो ठीक ठाक पैसे बना लेता है। और तभी एक दिन उसका एक पुराना साथी उसे फोन करता है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा ऑफर रखता है। ब्रायन का दोस्त फोन पर उसे कहता है कि साउथ ईस्ट एशिया में बेहतरीन क्वालिटी का गांजा है, जिसे वो लोग अमेरिका में लाकर बेच सकते हैं और बेशुमार दौलत कमा सकते हैं। मगर उनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इस गांजे के लिए ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करना और इसे अमेरिका के अंदर स्मगल करना। यह ऑफर सुनने के बाद ब्रायन को लगने लगता है कि यही वो मौका है जो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है, और जिसके बाद कभी पैसों की कमी उसे नहीं पड़ेगी। और वो फौरन इस ऑफर के लिए मान जाता है। अब ब्रायन के लिए जो सबसे पहला और जरूरी काम था वो था एक भरोसेमंद टीम तैयार करना, जिसके साथ वो स्मगलिंग को अंजाम दे सके। और उसके लिए वो वॉशिंगटन के शहर एनाकोर्टेस पहुंचता है। ब्रायन एनाकोर्टेस में एक मछुआरे को जानता था जिसका नाम था टोनी फ्रैंकोविच। टोनी महज एक मछुआरा ही नहीं, बल्कि वो कई बोट्स का मालिक भी था जो समुद्र में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती थी। ब्रायन ने टोनी को इसीलिए चुना था क्योंकि वो जानता था कि टोनी की बोट्स, फिशिंग इक्विपमेंट्स और उसका समुद्र का तजुर्बा स्मगलिंग को कामयाब बनाने में उसकी काफी मदद कर सकता है। क्योंकि टोनी वहां का एक जाना माना नाम था, जिसकी वजह से आम आदमी से लेकर DEA के ऑफिसर्स भी उसे जानते थे। और यही वो वजह थी कि वॉशिंगटन से अलास्का के बीच अक्सर उसका आना जाना होता था और उसे कोई पूछताछ भी नहीं होती थी। ब्रायन टोनी को स्मगलिंग ऑपरेशन के बारे में बताता है
और साथ ही साथ उसे ये भी कहता है कि वो लोग गांजे को मछलियों के बीच में रखकर स्मगल करेंगे, जिससे देखने वाले को ये लगेगा कि वो मछलियों का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। क्योंकि ब्रायन ने टोनी को साथ देने के बदले बहुत अच्छा कट ऑफर किया था, इसीलिए टोनी स्मगलिंग के लिए राजी हो जाता है। टोनी से बात करने के बाद ब्रायन अपने 2 और पुराने साथियों को कांटेक्ट करता है, जिनका नाम था शेफर्ड ब्रदर्स। बिल और क्रिस शेफर्ड दुनिया की नज़र में तो बिजनेसमैन थे, मगर असल में वो दोनों एक ग्लोबल ड्रग स्मगलर थे। ब्रायन शेफर्ड ब्रदर को स्मगलिंग ऑपरेशन को स्पॉन्सर करने के लिए मना लेता है और साथ ही साथ उनसे ये भी कहता है कि वो वियतनाम ऑफिशियल्स को रिश्वत खिलाकर अपनी साइड कर लें, ताकि स्मगलिंग के दौरान उनकी बोट्स आने जाने में पकड़ी न जाए। शेफर्ड ब्रदर्स से बात करने के बाद ब्रायन बोट्स को स्मगलिंग के लिए तैयार करना शुरू करता है। वो बोट्स में हर उस जरूरी सामान को रखना शुरू करता है जो स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाला था। इस स्मगलिंग के लिए ब्रायन ने 2 बोट्स तैयार की थी। पहली का नाम था कैथी बी। ये एक 100 फुट की लंबी बोट थी जो कि मछली की पैकिंग के लिए इस्तेमाल होती थी, और दूसरी का नाम था स्टॉर्म बर्ड, जिसमें सारे सामान को रखा गया था। इन दोनों बोट्स को इस तरह तैयार किया गया था कि उन्हें देखने में ऐसा लगे जैसे इनका इस्तेमाल मछलियां पकड़ने और उन्हें लाने ले जाने में होता है। मगर इन दोनों बोट्स के डेक के नीचे ब्रायन और टोनी ने पूरी स्मगलिंग फैक्ट्री खोल रखी थी। ब्रायन ने कुल 12 लोगों को हायर किया, जिसमें से 6 लोगों का काम था सिर्फ बोट को चलाना, और बाकी बचे 6 लोगों का काम था गांजे का वजन करके उसकी पैकिंग और काउंटिंग करना। ब्रायन ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था कि किसी भी तरह की अगर कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है, और इसीलिए इस पूरे ऑपरेशन को सीक्रेट रखने के लिए उसने कुछ रूल्स बनाए। पहला रूल ये था कि बोट पर काम करने वाले स्मगलिंग ऑपरेशन के बारे में किसी से कोई बात नहीं करेंगे, यहाँ तक कि अपनी बीबी और गर्लफ्रेंड से भी इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। दूसरा रूल ये था कि स्मगलिंग के दौरान कोई भी ड्रग्स नहीं लेगा, और अगर कोई इन दोनों रूल्स को तोड़ता हुआ उसे दिखता है तो वो फौरन उसे इस ऑपरेशन से हटा देगा। अब ब्रायन के सामने जो सबसे जरूरी काम था वो था एक ऐसा सेफ कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश करना जो बोट्स, कार, घर और साउथ चाइना तक काम कर सके, और इसीलिए वो फैसला करता है कि वो पे फोन्स का इस्तेमाल करेगा। फोन पर होने वाली बातचीत को सीक्रेट रखने के लिए ब्रायन ने एक डिक्शनरी बनाई और उसमें कोड वर्ड्स लिखे, जिसके आगे उस कोड वर्ड का मतलब लिखा होता। अब ब्रायन और उसकी टीम के लोग फोन पर कोड वर्ड्स में बात करते थे और डिक्शनरी के जरिए उस कोड वर्ड का मतलब निकाल लेते थे, जिससे उन्हें ये समझ आ जाता कि सामने वाला फोन पर क्या कह रहा है। ये बातचीत सुनने में ऐसी लगती जैसे 2 लोग शिप के पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हों, मगर असल में वो लोग कोड वर्ड में बात कर रहे थे, जिसका मतलब वो उस डिक्शनरी से निकाल लेते थे। हालांकि इस तरीके के कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से उनका बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था, मगर यही एक बेहतरीन तरीका था किसी भी तरह के शक और मुसीबत से बचने का। इन सारी तैयारियों के बाद ब्रायन के सामने एक और चैलेंज खड़ा था, और वो था गांजे के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन का, जिसके लिए उसे अच्छे और भरोसेमंद ट्रक ड्राइवर्स की जरूरत थी। इसे निपटाने के लिए ब्रायन कुछ ट्रक्स खरीदता है और अपने पुराने कनेक्शन का इस्तेमाल करके कुछ लड़कों का इंतजाम करता है, जिसके बाद वो उन्हें ट्रक ड्राइविंग सीखने के लिए ड्राइविंग स्कूल भेज देता है। ड्राइविंग सीखने के बाद इन लड़कों से कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन के बीच कई दिनों तक खाली ट्रक चलवाई गई, ताकि वो इस रूट को और उसकी हर एक बारीकी को समझ लें। ब्रायन अब बोट्स और अपनी टीम बना चुका था, कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश कर चुका था और ट्रक और ड्राइवर्स का भी इंतजाम हो चुका था, और अब वो पूरी तरह तैयार था अपनी टीम को अलास्का भेजने के लिए, जहां वो लोग गांजे का पहला शिपमेंट स्मगल कर सके। कुछ ही रातों के बाद एक बोट 25 टन गांजे के साथ साउथ चाइना के समुद्र होते हुए अलास्का की तरफ बढ़ने लगती है, जहां कैथी बी नामक बोट पहले से उसका इंतजार कर रही थी। शिपमेंट आते ही उसमें रखा 25 टन गांजा कैथी बी बोट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसे लेकर बोट अलास्का समुद्र के किनारे की तरफ बढ़ने लगती है। किनारे पर पहुंचने पर ब्रायन की टीम उस शिपमेंट को बहुत ही बारीकी से चेक करती है। वो ये चेक करना चाहते थे कि इस शिपमेंट में कोई ट्रैकर या ट्रांसमीटर तो नहीं लगा हुआ है। चेक करने के बाद वो लोग दोबारा शिपमेंट का वजन करते हैं और उस गांजे को मछली के डब्बों में पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद उस पर टोनी की कंपनी की ब्रांडिंग की लेबल लगा दी जाती है। इस स्मगलिंग के दौरान ब्रायन की टीम के एक मेंबर को कोकीन की आदत लग जाती है। अब वो अक्सर ड्रग्स लेने लगता है और अपने साथ दूसरे लोगों को भी ड्रग्स करवाने लगता है। ब्रायन का बनाया हुआ ये दूसरा रूल था कि कोई भी ड्रग्स नहीं लेगा, और साथ ही साथ उसे ये भी लगने लगता है कि अगर उसकी टीम का मेंबर ड्रग्स के साथ पकड़ा गया तो उसका पूरा स्मगलिंग का ऑपरेशन चौपट हो सकता है, और इसीलिए ब्रायन उसे इस ऑपरेशन से बाहर कर देता है। बाहर करने से पहले ब्रायन उस मेंबर को कुछ पैसे देता है और साथ ही साथ उसे धमकी भी देता है कि अगर स्मगलिंग के ऑपरेशन के बारे में उसने किसी को कुछ बताया तो वो उसे मार डालेंगे,
क्योंकि ब्रायन और उसकी टीम ने पूरी शिपमेंट को मछली के डब्बों में पैक कर लिया था और अब वो लोग इंतजार कर रहे थे उन ट्रक्स के आने का जिसमें शिपमेंट को लोड करना था। ट्रक्स के पहुंचते ही वो लोग पूरा शिपमेंट एक एक करके ट्रक में लोड करना शुरू करते हैं और हर ट्रक में थोड़ी थोड़ी जगह पीछे की तरफ छोड़ देते हैं। उस खाली जगह में उन लोगों ने चावल के छिलकों की बोरियां रख दी, जिससे मछली के डब्बे भी छुप गए और गांजे से आने वाली महक भी खत्म हो गई। महज 4 घंटों के अंदर 5 ट्रक्स में 25 टन गांजा लोड हो चुका था और वो सभी ट्रक्स कैलिफोर्निया के लिए निकल चुके थे। कैलिफोर्निया पहुंचते ही ये सारा गांजा हाथों हाथ बिक गया और इसी बीच ब्रायन ने अपनी पहली स्मगलिंग को बहुत ही सफाई से अंजाम दे दिया। मगर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आगे उसका इंतजार कर रही थी और उसे निपटाने के लिए ब्रायन ने वो हैरतअंगेज तरीका निकाला जिसने पूरे FBI को और DEA को हिला के रख दिया। इस पहली कामयाब स्मगलिंग के बाद ब्रायन टोनी के साथ मिलकर अपनी दूसरी स्मगलिंग की प्लानिंग शुरू कर देता है, जिसमें इस बार उन्हें 45 टन गांजा स्मगल करना था। मगर स्मगलिंग की खबर DEA के हाथ पहले ही लग जाती है। DEA को इस ऑपरेशन की खबर पहुंचाने में जिस शख्स का हाथ था वो वही टीम मेंबर था जिसे ब्रायन ने ड्रग्स लेने की वजह से इस ऑपरेशन से निकाल दिया था। वो इस बात से बहुत नाखुश था कि ब्रायन ने उसे स्मगलिंग ऑपरेशन से बाहर कर दिया और यही वो वजह थी कि वो DEA के साथ जाकर मिल गया और उन्हें आगे होने वाली स्मगलिंग ऑपरेशन के बारे में सब कुछ बता दिया। ये टीम मेंबर DEA को बताता है कि एक बहुत बड़ा शिपमेंट पैसिफिक ओशन से होते हुए अलास्का की तरफ आ रहा है। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद DEA अपनी पूरी टीम के साथ इस शिप को पकड़ने की तैयारी में लग जाती है। उधर ब्रायन अपनी पूरी टीम के साथ पूरी तरह चौकन्ना था और वो इस बात का खासा ख्याल रख रहा था कि उससे ऐसी कोई भी गलती ना हो जाए जिससे वो लोग पकड़े जाएं। ब्रायन ने अपनी बोट्स में जो रेडार सिग्नल सिस्टम इंस्टॉल किए थे वो बस लोकल अथॉरिटीज के सिग्नल को ही ट्रेस कर सकते थे। वो इतने पावरफुल नहीं थे कि उनकी मदद से FBI और DEA के सिग्नल को ट्रैक किया जा सके। ब्रायन को इस बात की भनक लग चुकी थी कि DEA और FBI ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया है और इसीलिए वो एक ऐसे रेडार सिस्टम को एस्टेब्लिश करना चाहता था जिसकी मदद से वो DEA और FBI के शिप के सिग्नल को ट्रैक कर सके। और तब किस्मत ब्रायन का साथ देती है। ब्रायन की मुलाकात सैन डिएगो के एक टेक इंजीनियर से होती है। ये टेक इंजीनियर अपने काम में जीनियस था और वो बोट के रेडार सिस्टम को दोबारा रीप्रोग्राम करके इतना पावरफुल और खतरनाक बना देता है कि अब उसकी सिग्नल सिस्टम फ्रीक्वेंसी सीधा DEA और FBI की सिग्नल फ्रीक्वेंसी को आसानी से ट्रैक कर सकती थी। ब्रायन ने इस टेक इंजीनियर की मदद से अपनी कार में एक रेडार स्कैनर भी इंस्टॉल कर लिया था, जिसकी मदद से वो अपनी कार के रेडार में आने वाली FBI और DEA की गाड़ियों में होने वाली बातचीत को सुन सकता था। और ऐसे ही एक दिन जब वो एनाकोर्टेस में अपनी कार में बैठकर जा रहा था तभी अचानक से उसकी कार के रेडार स्कैनर की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और स्पीकर में एक पुलिस वाले की बोलने की आवाज आने लगती है। वो पुलिस वाला अपनी टीम को बता रहा था कि वो उस कार का पीछा कर रहे हैं जिस पर उन्हें शक है। और ब्रायन जैसे ही अपने साइड मिरर में पीछे की तरफ देखता है उसे पुलिस की गाड़ियां अपना पीछा करते हुए दिखाई देती है। ये देखकर ब्रायन बहुत घबरा जाता है और वो गाड़ी को बहुत तेज भगाना शुरू करता है। वो अपनी कार को तब तक भगाता है जब तक DEA की कार उसकी नजरों से ओझल नहीं हो जाती और लगातार 8 घंटे गाड़ी भगाने के बाद वो वॉशिंगटन के शहर स्पोकैन पहुंचता है। इस पुलिस केस के बाद ब्रायन को इस बात का यकीन हो गया था कि अब DEA को उसकी स्मगलिंग ऑपरेशन की खबर लग चुकी है और वो अपनी गाड़ी एक सुनसान जगह में खड़ी करता है और वहीं पास में लगे पे फोन से अपनी बोट में लगे पे फोन पर कॉल करता है। ब्रायन को अब ये डर सता रहा था कि उसकी बोट जो 42 टन गांजा लेकर आ रही है वो कभी भी पकड़ी जा सकती है और इसीलिए वो ये खबर जल्द से जल्द टोनी तक पहुंचाना चाहता था, जो उस बोट को लेकर अलास्का के किनारे पहुंच चुका था और उस बोट को अनलोड करने के सिग्नल का इंतजार कर रहा था। कॉल पर ब्रायन टोनी से सिर्फ एक वर्ड कहता है, हाइड। टोनी ये सुनते ही समझ जाता है कि ये एक वार्निंग है और उनका स्मगलिंग ऑपरेशन एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। उधर DEA भी टोनी की शिप को ढूंढने के लिए अपने हेलीकॉप्टर्स अलास्का के किनारे पर उड़ा रही थी। अब टोनी के पास बहुत ही कम वक्त था और उसे जल्द से जल्द कोई फैसला लेना था ताकि वो खुद को और शिपमेंट को DEA से बचा सके। और तब वो अचानक से बोट को धीरे धीरे चलाना शुरू करता है और किनारों में छुपते हुए बोट को पास के ही एक खाड़ी में ले जाता है जिसे एक आइलैंड ने घेर रखा था, जहाँ ना कोई आदमी था और ना कोई दूसरी बोट। उस बोट को वहां ले जाने के बाद टोनी और उसकी टीम ने पूरी बोट को पत्तों और टिम्बर की लकड़ी से भर दिया, जिसे देखने में वो आइलैंड का हिस्सा लगने लगे और फिर उस पर एक जाल बिछा दिया जिससे वो पूरी तरह छुप गई। टोनी ने इस बोट के सारे जनरेटर्स और लाइट्स को भी पूरी तरह बंद कर दिया ताकि वो किसी भी रेडार सिग्नल सिस्टम में पकड़े ना जा सके और इस तरह वो बोट पूरे 3 हफ्तों तक उसी खाड़ी में खड़ी रही।
बोट छुपाने के बाद ब्रायन टोनी से कहता है कि वो फ्लाइट पकड़कर सेटेल आ जाए ताकि वो दोनों मिलकर डिस्कस कर सकें कि आगे क्या करना है। ब्रायन ये बात बहुत ही अच्छी तरह समझ चुका था कि अगर उसे डीईए से बचना है तो उसे डीईए की इनसाइड इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, जिससे उसे ये पता चल सके कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है। और इसीलिए वो डीईए के एक एक्स एजेंट को रिश्वत खिलाकर अपनी तरफ कर लेता है। ये एक्स एजेंट अपने कॉन्टैक्ट्स और कुछ गलत तरीकों का इस्तेमाल करके उस ऑपरेशन की पूरी जानकारी निकाल लेता है जो डीईए ने ब्रायन को पकड़ने के लिए चलाया था। ये एक्स एजेंट ब्रायन को बताता है कि डीईए उसे और उसकी टीम को ढूंढ रही है, मगर वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं जानते हैं। एक्स एजेंट से मुलाकात की अगली रात ब्रायन टोनी और शेफर्ड ब्रदर्स के साथ एक मीटिंग रखता है। इस मीटिंग में उन्हें ये तय करना था कि शिपमेंट के साथ क्या किया जाए जो उन्होंने खाड़ी में छुपा कर रखा है, क्योंकि पकड़े जाने का खतरा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। और इसीलिए शेफर्ड ब्रदर्स ब्रायन और टोनी से कहते हैं कि बोट को या तो डुबा दिया जाए या फिर आग लगा दी जाए, जिस पर टोनी उनसे कहता है कि इतनी बड़ी बोट इतनी आसानी से नहीं डूबेगी, और अगर उसमें आग लगाते हैं तो आग से उठने वाला धुआं कोस्ट गार्ड और डीईए का ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा। इस दौरान ब्रायन टोनी और शेफर्ड ब्रदर्स से कहता है कि डीईए अभी उसके ट्रक बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और वो लोग अभी भी इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। इस मीटिंग के बाद टोनी अपने एक पुराने और भरोसेमंद साथी को फोन करता है और उससे कहता है कि कुछ दिनों के लिए एक बोट चाहिए। इस दूसरी बोट को लेने के पीछे की वजह ये थी कि ना तो इस बोट के बारे में वो टीम मेंबर जानता था जिसने डीईए को खबर दी थी, और ना ही डीईए इस बोट के बारे में जानती थी। वो लोग ये बोट वॉशिंगटन के शहर बेलिंगम के बंदरगाह से उठाते हैं और इस बोट को बेलिंगम से अलास्का की उस खाड़ी तक ले जाया जाता है जहां गांजे से भरी बोट छुपाई गई थी। और रात के गहरे अंधेरे में ये पूरा शिपमेंट उस पुरानी बोट से नई बोट में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ब्रायन ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था कि कॉर्पस क्रिस्टी डॉक पर डीईए और एफबीआई की कड़ी नजर है। ये वही डॉक था जहां से वो लोग अपनी शिपमेंट स्मगल करते थे, और इस बार वो फैसला करते हैं कि वो बोट को अलास्का कोस्ट के बजाय बेलिंगियम लेकर जाएंगे। इसी दौरान टोनी पुरानी बोट में लंगन फंसाकर उसे वहीं फिक्स कर देता है, जिससे वो ना तो आगे जा पाएगा और ना ही पीछे, और साथ ही साथ सबूत मिटाने के लिए उस बोट से सारी मछलियां और पैकिंग का सारा सामान समुद्र में फेंक देता है, जिससे बोट की तलाशी लेने पर भी कोई सबूत किसी के हाथ ना लगे। शिपमेंट को इस नई बोट में लोड करने के बाद ब्रायन और उसकी टीम बेलिंगियम पहुंचते हैं और डीईए से नजर बचाकर पूरा 42 किलो गांजा बेलिंगियम के किनारे अनलोड कर देते हैं, क्योंकि ये पूरा शिपमेंट मछलियों के कंटेनर्स में था, जिसकी वजह से किसी को उन पर कोई शक नहीं होता है। और महज कुछ घंटों में ही वो गांजे से भरा पूरा शिपमेंट अमेरिका में लाने में कामयाब हो जाते हैं। उधर टोनी भी अपनी छुपाई हुई बोट को लेने के लिए पहुंचता है, और जैसे ही उन लोगों ने अंदाजा लगाया था, बिल्कुल वैसे ही टोनी अपनी बोट पर सवार होकर जैसे ही यूएस कनाडा बॉर्डर क्रॉस करता है, वो देखता है कि डीईए की 2 हाई स्पीड बोट्स उसका पीछा कर रही हैं। कुछ ही देर में वो दोनों बोट्स टोनी की बोट के पास आ जाते हैं और उसमें बैठे डीईए ऑफिसर टोनी को बोट रोकने के लिए कहते हैं। टोनी की बोट रुकते ही वो उसकी तलाशी शुरू करते हैं, मगर ना तो उनके हाथ कोई ड्रग्स लगता है और ना ही कोई सबूत। ये देखकर डीईए एजेंट फौरन समझ जाते हैं कि शिपमेंट उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुका है और वो लोग ये जंग हार चुके हैं। हालांकि डीईए के हाथ कोई सबूत नहीं लगा था, मगर वो फिर भी टोनी और उसकी टीम को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर देते हैं। वो गैंग के सबसे छोटे मेंबर, जो टोनी का भतीजा था, उसे पूछताछ शुरू करते हैं और उसे धमकाते हैं कि अगर उसने उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी और उनके साथ कॉर्पोरेट नहीं किया तो उसे 30 सालों की सजा हो जाएगी। डीईए ने हर मेंबर को डराया, धमकाया और हर पैतरा आजमाया, और तब टोनी के गैंग के एक मेंबर ने डीईए को उनके ट्रकिंग बिजनेस के बारे में बताया, जिसके जरिए वो गांजा अमेरिका में ट्रांसपोर्ट करते थे। डीईए इस पूछताछ में हर बारीकी और हर डिटेल पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही थी, जिसकी वजह से टीम मेंबर के हर बयान को वेरीफाई करने के लिए डीईए ऑफिसर को हर उस जगह जाना पड़ रहा था जहां से ये गांजा स्मगल और ट्रांसपोर्ट किया गया था। इस पूरे ऑपरेशन में पूरी इन्वेस्टिगेशन बहुत धीमी पड़ गई थी, जिसमें लगभग 6 साल निकल गए। उधर ब्रायन भी अभी पकड़ा नहीं गया था और वो कैलिफोर्निया में लग्जीरियस और आलीशान जिंदगी बिता रहा था। और तब आता है ब्रायन का बर्थडे। ये वो दिन था जब कुछ ऐसा हुआ जिसने ब्रायन की ऐशो आराम की जिंदगी के सफर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ब्रायन ने अपने बर्थडे पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। पार्टी के दौरान ब्रायन ड्रग्स का ओवरडोज कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत बिगड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है।
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ब्रायन फैसला करता है कि अब वो ड्रग्स की लत को छोड़ देगा, जिसके बाद वो एक रिहैब सेंटर चला जाता है। इधर डीईए भी इन 6 सालों में ब्रायन के खिलाफ इतने सबूत जमा कर चुकी थी कि अब वो ब्रायन को गिरफ्तार करके आसानी से जेल भेज सकती थी। और तभी एक सुबह रिहैब सेंटर में ब्रायन के रूम के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। ब्रायन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसके सामने 2 डीईए ऑफिसर खड़े थे, जिनके हाथों में ब्लेड्स और गन्स थी। उन्हें देखते ही ब्रायन समझ जाता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है और ये उसकी आजादी का आखिरी दिन है। वो दोनों ऑफिसर टोनी को पहले ही गिरफ्तार कर चुके थे और अब ब्रायन भी उनके हाथ लग चुका था। उन दोनों की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट उन दोनों को 10-10 साल की सजा सुनाती है और वही टीम के बाकी मेंबर्स, जिनमें शेफर्ड ब्रदर्स भी शामिल थे, उन सभी को अलग अलग सजा सुनाई जाती है। इन सभी लोगों में ब्रायन और टोनी ही थे जिन्हें सबसे लंबी सजा सुनाई गई थी। सन 1998 में जेल से रिहा होने के बाद ब्रायन कनाडा के शहर टोरंटो चला गया, जहां उसने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की। ब्रायन ने कई न्यूज़पेपर्स को अपना इंटरव्यू भी दिया, जिसमें उसने स्मगलिंग ऑपरेशन और उसमें होने वाली कामयाबी और उसके ऐशो आराम वाली जिंदगी और अपनी जिंदगी से जुड़े हर पहलू के बारे में बताया। उसने मीडिया हाउसेस को ये भी बताया कि स्मगलिंग ऑपरेशन में उसने लगभग $55 मिलियन कमाए, मगर इतने बेशुमार दौलत कमाने के बाद भी उसे कभी खुशी हासिल नहीं हुई। ये थी कहानी अमेरिका के उस स्मगलर की, जिसने अमेरिका की सबसे हैरतअंगेज और सबसे बड़ी गांजा स्मगलिंग को अंजाम दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।